अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। निगरान हुकूमत पर इस वक्त शदीद तनकीद की जा रही है, खुसूसन गैर मुल्कियों की जो इनखला का हवाला है, जिसमें एक डेडलाइन फिक्स की गई है कि 31 अक्टूबर तक तमाम गैर मुल्की जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रिहाइश पजीर हैं उनको अपने वतन वापस जाना होगा। इस हवाले से हमने ये भी देखा है कि एक फिगर भी बताया गया है कि तकरीबन 17,30,000 के करीब इसमें अफगान बाशिंदे हैं, और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि 31 अक्टूबर के बाद हुकूमत हरकत में इस तरह आएगी कि उन तमाम गैर मुल्कियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। अफगानिस्तान के ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो कि तर्जुमान उनकी हुकूमत के हैं, और इसके अलावा उनके वज़ीर दिफा ने इस फैसले के ऊपर कहा है कि यह गैर मुनसिफाना है और इस पर नज़रसानी हुकूमत पाकिस्तान को करनी चाहिए। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे कि क्या इतना बड़ा ऑपरेशन मुमकिन है भी, और फिर जिनका इनखला इस वक्त किया जा रहा है उसके हवाले से बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस हवाले से तनकीद कर रहे हैं कि तमाम तर जो गरीब अफराद हैं या गरीब बाशिंदे हैं उनको तो भेज दिया जाएगा, लेकिन जिनको हमने खुद बसाया है क्या उनके भी वापस जाने का वक्त है या नहीं। हमारे साथ इन फोकस हैं केयर टेकर मिनिस्टर फॉर मुर्तज़ा सोलंकी साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सोलंकी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से करेंगे। बड़ी तनकीद है इस वक्त निगरान हुकूमत पर, और ANP भी बड़ी तनकीद कर रही है इस हवाले से। पहले तो ये बताइएगा कि ये इतना बड़ा ऑपरेशन मुमकिन कैसे होगा। इसमें पहले तो ये कहा जा रहा था कि शायद तमाम तर रेफ्यूजीज़ की रिपैट्रिएशन होगी, लेकिन फिर ये क्लैरिटी आई कि ये सिर्फ गैर मुल्की हैं जिनको भेजा जा रहा है, और एक फिगर दिया गया कि 17,30,000 इसमें अफगान बाशिंदे हैं। सो तनकीद ये है कि ये फिगर भी आपके पास मौजूद है, तो इसका मतलब क्या ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है या फिर कहीं ना कहीं आपके पास ये प्रूफ मौजूद है कि इतने बाशिंदे हैं? देखिए, हमारे पास एदाद-ओ-शुमार हैं। पाकिस्तान में जो गैर मुल्की तारकीन वतन हैं जो मुख्तलिफ़ मुल्कों से आए हैं, जिनमें अफ़गानिस्तान भी शामिल है। ये दुरुस्त है कि अफ़गानिस्तान से आए हुए लोगों की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजूहात तारीख़ी हैं। 1978 से ये काम शुरू हुआ। तो हमारे पास 3 वाज़ेह कैटेगरीज़ हैं अफ़गान शहरियों की जो पाकिस्तानी सरज़मीन पर मौजूद हैं। बहुत बड़ी जो तादाद है वो उन लोगों की है जो कि 1978 से हैं, जिनके पास पाकिस्तान के अंदर जो है वो POR कार्ड्स जिनको कहते हैं, राइट, रजिस्ट्रेशन कार्ड्स जो हैं वो उनके पास हैं। एक और कैटेगरी जो है वो पिछली जो अफ़गान हुकूमत थी उसके दौर में शुरू हुई थी 2016 में, जब आपको याद होगा कि APS का अटैक वो आया था। जी बिल्कुल। जिसमें अफ़गान सिटीज़न कार्ड्स बनाए गए थे। ये वो लोग हैं जिनके अफ़गान होने की तस्दीक उस वक्त की अफ़गान हुकूमत ने की थी। उसमें बैनुल अक़वामी इदारे शामिल थे, और उस वक्त की जो अफ़गान हुकूमत थी उनके नुमाइंदे शामिल थे, जिनमें उन लोगों की बायोमेट्रिक जो तस्दीक है वो भी हुई थी। अच्छा, तो वो भी एक बड़ी तादाद है। ओके। ये जो 17 लाख लोग हैं, इनमें से बड़ी तादाद उन लोगों की है जो कि 15 अगस्त 2021 के बाद यहाँ पर आए हैं। कुछ लोग हैं जिनके जो वीज़ा है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। कुछ के हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर दाखिल हुए और अभी मौजूद हैं। तो ये मुख्तलिफ़ तरह के लोग हैं। पाकिस्तान अपनी सरज़मीन पर सिर्फ़ उन लोगों को रहने की इजाज़त दे सकता है जिनको हमने कानूनी तौर पर यहाँ रहने का हक़ दिया हो या वो हमारे शहरी हों। दुनिया की कोई जदीद रियासत इसके अलावा बाहर के लोगों को उस तरह से रख नहीं सकती। तो अगर हमने 10 साल, 20 साल, 40 साल पहले एक ज़िम्मेदार रियासत होने का सबूत नहीं दिया तो ये हमारी तकदीर नहीं है कि हम हमेशा ऐसा करेंगे। अच्छा। तो इसलिए जो है ये अमल जो है, अभी जो बात हुई है वो ये है, अच्छा, कि 31 तारीख तक आपके पास अख्तियार है रज़ाकाराना तौर पर वापस जाने का अपने मुल्कों में। ठीक है। उसके बाद जो है वो उनकी जबरी मुंतकली होगी। अब जबरी मुंतकली का जो पूरा मंसूबा है वो अभी हमने पेश नहीं किया,
बहुत सारी ऐसी तफसीलात हैं जो कि अभी हम आपको बता नहीं सकते। ठीक है, बिल्कुल लेकिन सही। अगर कोई आदमी ये समझ आपने बड़े मुफस्सिल तरीके से सोलंकी साहब हमें बताया कि 78 वाले 2016 और ज्यादातर तादाद वो है जो कि 2021 की और पहले जिनके स्टेटस मौजूद हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिनको भेजा जा रहा है, अभी आपने कहा कि अगर 40 साल से रियासत ने जिम्मेदारी नहीं की तो अब बहरहाल हमेशा इस तरह से मामलात नहीं चल सकते। ANP के जो खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं एम वली साहब, उन्होंने ये कहा है कि निगरान हुकूमत पेचीदा मामलात में घुस रही है। अव्वल तो ये फैसले कहीं और से हो रहे हैं और फेस निगरान हुकूमत का है, ये मैंडेट नहीं है निगरान हुकूमत का कि वो इस किस्म के फैसले लेती। ऐसा ही कुछ कल हमारे इसी प्रोग्राम में साबिक एम्बेसडर अयाज वजीर साहब भी थे, उनका भी यही कहना था कि ये मैंडेट नहीं है इनका कि इतनी बड़ी पॉलिसी डिसीजन लें। पाकिस्तान के कवानीन पर अमल दरामद करना पाकिस्तान की जायज़ कानूनी हुकूमत की जिम्मेदारी है। मेरी मालूमात के मुताबिक हम जायज़ कानूनी आइनी हुकूमत हैं जिसने पाकिस्तान के आइन के एक आर्टिकल 224 के तहत वजूद में आई, और मेरी मालूमात के मुताबिक इस आइनी तरमीम के अंदर जो जमातें शामिल थीं उनमें ANP भी शामिल थी। तो मेरे ख्याल में इतनी वजाहत काफ़ी है। अच्छा, अब आपने ये कहा कि रज़ाकाराना तौर पर इस वक्त जो है वो कहा जा रहा है गैर मुल्की तारकीन वतन को कि वो जाएं अपने अपने मुल्कों में वापस, राइट? तो इसमें ज़्यादा फोकस अफगान बाशिंदों पे नज़र आता है, ये तनकीद है इस वक्त निगरान हुकूमत पर। ये दुरुस्त है कि इन गैर मुल्की तारकीन वतन लोगों की जो तादाद है उसमें बड़ी तादाद अफ़गानों की है, ये बात दुरुस्त है। तो तनकीद करने पर तो कोई पाबंदी नहीं है, चाहे मुल्क के अंदर से कोई करे या मुल्क के बाहर से करे। लेकिन जो हमारी सूरत हाल है वो ये है कि जो मुल्की कवानीन है और जो मुल्की सूरत हाल है उसके पेश नज़र मुल्की कवानीन पर अमल दरामद कराना हमारी जिम्मेदारी है। हम उस जिम्मेदारी से इस वजह से पहलू तही नहीं कर सकते कि हम पर कौन सी जमात और कौन सा लीडर तनकीद कर रहा है। अच्छा सर, तो फिर ये बताइएगा कि इस वक्त जैसे जैसे लोगों को वापस भेजा जा रहा है या वो खुद जा रहे हैं रज़ाकाराना तौर पर, इसी ज़िम्न में ये खबरें भी आ रही हैं कि अफ़गान बस्तियां थीं उनको मिसमार किया जा रहा है, इस्लामाबाद का जिक्र था, इसमें कितनी सदाकत है और क्या ये वाकई किया जा रहा है? मेरे पास तफसीलात नहीं है कि कौन सी बस्ती गिराई गई है, लेकिन इस मुल्क के अंदर पाकिस्तानियों की बहुत सारी गैर कानूनी आबादियां मिसमार की गई हैं जी। जो चीज़ गैर कानूनी है वो गैर कानूनी है, चाहे वो पाकिस्तानियों की हो या गैर पाकिस्तानियों की हो, उसमें कोई तखसीस मुमकिन नहीं है। ओके, सिफारती सतह पर इस पूरा जो आप लोगों ने डिसीजन लिया है और जिसका ऐलान किया है, और जैसे मैंने इब्तिदा में कहा कि अफगानिस्तान की जानिब से इस पर एक रिएक्शन रद्द अमल आया है, तो सिफारती सतह पर क्या उन मामलात को डील किया जा रहा है? क्योंकि ये भी तो एक हो सकता है सोलंकी साहब के बाद में जिनको ज़बरदस्ती जब जबरी तौर पर पेश होने की बारी आए तो वहाँ से लोग लेने को इनकार कर दें और कहें कि ये अफगान बाशिंदे ही नहीं है। देखें, मैं अफ़गान हुकूमत के जो लोग हैं उनके बयानात पर तबसरे से इसलिए गुरेज करूँगा कि अभी तक अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसका अपना कोई उसकी कोई अपनी कानूनी हैसियत नहीं है। दुनिया के अक्सर ममालिक ने उनको तस्लीम नहीं किया, बशमूल पाकिस्तान के। वो एक उबूरी हुकूमत कहलाती है। तो इसलिए जिनकी अपनी कोई कानूनी हैसियत नहीं हो तो उनके तबसरे पर मेरा तबसरा जो है वो मुनासिब नहीं है। बट सर, हमारे रिलेशंस तो मैटर करते हैं, जो कि पहले ही बताए जा रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के कशीदा हैं, वो TTP के हवाले से कशीदा रहे हैं, लेकिन इस सब के बाद आपको नहीं लगता कि उनमें कशीदगी बढ़ सकती है? तो कहीं ना कहीं हमें उन्हें भी तो ऑन बोर्ड लेना होगा या उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर करना होंगे। माजी में हमारे बहुत से मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं और बहुत सारे मुल्कों से कशीदा ताल्लुकात भी रहे हैं, लेकिन अच्छे ताल्लुकात होना और कशीदा ताल्लुकात होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम अपने जो कौमी मफादात हैं
उनको किसी डर खौफ की वजह से कुर्बान कर दें। ओके सर, जब आपने कहा कि एक कोर्स करेक्शन है जो करनी पड़ती है रियासतों को, और जाहिर है कि कोई भी मुल्क ये बर्दाश्त नहीं करता कि गैर कानूनी तौर पर तारकीन वतन आपके सरजमीन पर रहें, और फिर आप लोगों ने इन्वॉल्वमेंट का भी जिक्र बताया था सरफराज बुगटी साहब ने कि टेररिज्म में इन्वॉल्व होने के बहुत सारे शवाहिद भी मिले हैं, और तकरीबन हाफ द अमाउंट ऑफ जो टेररिस्ट अटैक्स हैं फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स उसमें अफगान बाशिंदों की मुलव्वस होने की इतलात भी बताई गई थी। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूँगी कि इस तमाम पर भी ये निगरान हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि सडनली ये कह देना कि दहशतगर्दी में वो इन्वॉल्व हैं, इसका मतलब हमारे अपने हाउस में प्रॉब्लम है ना, कि हम उनको रोक नहीं सके। फिर वो उन लोगों का क्या कि जिनको बाकायदा पासपोर्ट बना कर दे दिए गए, ये भी तो इत्तलात हैं, जिनको पाकिस्तानी पासपोर्ट दिए गए थे, क्या उनके खिलाफ भी कोई क्रैकडाउन कर रही है निगरान हुकूमत? जी, मुझे यकीन है कि उनके खिलाफ भी एक्शन होगा, और अगले हफ्तों और दिनों के अंदर आप देखेंगी कि नादरा की क़ियादत में जो तब्दीली आई है उसमें उन तमाम लोगों को जो इस मुल्क के शहरी नहीं हैं, उन्होंने अगर हमारे मुल्क के पासपोर्ट्स लिए हैं या शनाख्ती कार्ड लिए हैं, न सिर्फ वो मनसूख होंगे, बल्कि जिन लोगों ने इस गैर कानूनी अमल में एक किरदार अदा किया है उनको सजाएं भी होंगी। एंड यू वोंट हैव अ फिगर एज ऑफ नाउ कि तकरीबन ऐसे कितने लोग हैं, राइट? मैं ये तादाद बताना नहीं चाहूँगा। जो नई क़यादत आई है नादरा में, जी वो उस हवाले से आपको तफसीलात देगी। ओके सर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो क्रैकडाउन्स का सिलसिला है, जैसे अभी आपने नादरा का जिक्र किया, ऐसे निगरान हुकूमत ने बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए जिसके मस्बत असरात नज़र आ रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ रूपी स्ट्रेंथन हो रहा है, स्मगलिंग के हवाले से बड़े क्रैकडाउन्स लिए गए हैं। एक सवाल ये है कि क्या जो ये होर्डिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है कि नहीं? बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो बड़ी मछलियां हैं जिन्होंने डॉलर छुपाए हुए थे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, बस हाँ अलबत्ता डॉलर जरूर जब्त किए जा रहे हैं। देखें, छोटी बड़ी सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और मज़ीद होंगी, और इसमें किसी किस्म की इस्तिस्ना किसी को हासिल नहीं होगी, चाहे छोटी मछली हो या बड़ी मछली हो। और अभी तक आपने यही देखा है कि किसी किस्म की कोई तखसीस नहीं है कि वो किस रंग के कपड़े पहनते हैं और कौन सी ज़बान बोलते हैं और उनकी समाजी हैसियत क्या है। ये जो अभी आपने देखा है मुख्तलिफ हवालों से, जिनमें जो रुपए की कीमत में जो इस्तेहकाम आया है जी, या बिजली की चोरी रुकी है, सिर्फ बिजली की चोरी की हवाले से जो एक्शंस लिए गए हैं, रिकवरीज जो हुई हैं, वो कोई 16 अरब रुपए के करीब हैं। इसी तरह से आपने देखा है कि जो खाद है, चीनी है, आटा है, गैर कानूनी तेल की जो मसनूआत हैं, ये तमाम जो इंतज़ामी इक़दामात जो बहुत पहले किए जाने चाहिए थे, लेकिन अब जब ये हुए हैं तो उसके नतीजे में बेहतरी आई है और मज़ीद बेहतरी आएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी ज़िम्मेदारी थी। हम ये नहीं कहते कि आप हमें हार फूल पहनाएं, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं और हम अपने काम को बेहतर करेंगे और उसका फ़ायदा पाकिस्तान के अवाम को होगा। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस है निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी साहब। सोलंकी साहब, ये बताइएगा, नाउ दैट इलेक्शन की तारीख के हवाले से बड़ी बातें हुई और इलेक्शन कमीशन ने जनवरी का आखिरी हफ्ता बताया है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी जो फैसले लिए जा रहे हैं सोलंकी साहब इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी ऑल्सो, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं जो कि बड़े शॉर्ट टर्म हैं, लेकिन इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन हो गई और दीगर फैसले जो लिए जा रहे हैं, उससे अब ये भी बड़ी बाज़गश्त है कि शायद निगरान सेटअप जो है वो तूल पकड़ेगा, वो इतनी जल्दी जाने को नहीं है। निजकारी के हवाले से मौजूदा निगरान हुकूमत ने कोई पॉलिसी फ़ैसला नहीं लिया। जो लिस्ट पहले से मंजूर शुदा है, पिछली पार्लिमान और पिछली हुकूमत जो आइनी और कानूनी हुकूमत थी जी, वो जो लिस्ट फराहम करके गए हैं, वो जहाँ पर छोड़ कर गए हैं उसको मज़ीद आगे बढ़ाना हमारी आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारी है, जो हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इल्ज़ाम मेरे ख्याल में गलत है। तो इलेक्शन आप समझते हैं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में ही होने को हैं?
जिसमें आप लोग सब फैसिलिटेट करेंगे? मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक बहुत मोतबर आइनी कानूनी इदारा है। आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत पाकिस्तान के अंदर वाहिद इदारा जिसकी जिम्मेदारी है इस मुल्क के अंदर आज़ादाना, मुनसफाना, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराने की, वो उन्हीं की है। और वो बड़े काबिल और ज़िम्मेदार लोग हैं और अभी तक उन्होंने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया है। बहुत सारा जो अमल है उसको तेज़ करके उन्होंने तारीखें दी हैं, उबूरी लिस्ट उन्होंने दे दी। 30 नवंबर की उनकी कट ऑफ डेट है और उसके बाद 54 दिन वो देंगे। और उन्होंने इसको सामने रखते हुए अंदाज़ा लगाया था कि गालिबन नवंबर के जनवरी के आखिरी हफ्ते में वो इलेक्शन कराएंगे। और क्योंकि उन्होंने तकरीबन 2 महीने इंतखाबी मुहिम के लिए देने हैं, तो इंतखाबी तारीख जो है वो इंतखाबी शेड्यूल से मुंसलिक है। जब तक शेड्यूल नहीं आता तो पहले तारीख देकर आपने क्या कर लेना है, उससे आपने कोई लकी ड्रा तो नहीं निकालना। तो मैं ये इस तरह के जो मुतालबात हैं मैं उनको मुनासिब नहीं समझता। मेरे ख्याल में हमें एतमाद करना चाहिए इस आईनी इदारे पर। और मुझे यकीन है कि मुनासिब वक्त पर तारीख का ऐलान होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनन इसके ऊपर काफ़ी तनकीद करती है और कहती है कि ऐलान कर देना चाहिए था तारीख का। बैरकैफ सोलंकी साहब, जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस हैं, खुसूसन पॉलिटिकल इन्फोर्स डिसअपीयरेंस जिसकी शिकायत तहरीके इंसाफ कर रही है, उसके हवाले से मुझे बताइए कि क्या निगरां सेटअप बिल्कुल बेबस है, उनको नहीं पता कि कहाँ से लोगों को एबडक्ट किया जाता है, कहाँ ले जाया जाता है, क्योंकि काफ़ी इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस हुई हैं? देखें, हमारे मुल्क में आइन और कानून के हवाले से बहुत सारे इदारे हैं। हमारे पास अदालतें भी हैं, हमारे पास लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे भी हैं, हमारे पास वफाकी हुकूमत भी है, हमारे पास सूबाई हुकूमत भी है। जो कुछ हमें मालूम है और जो कुछ हमारे अख्तियार में है वो हम कर रहे हैं और हम करेंगे। बहुत कुछ लोग जो हैं जो गायब हुए वो हमारी हुकूमत के आने से पहले हुए और कुछ लोग जो है वो बाजियाब भी हुए हैं। तो बाकी बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब लॉ इन्फोर्समेंट ने भी देना है, अदालतों ने भी देना है, उन लोगों ने भी देना है जो कि आपके कहने के मुताबिक गायब हुए थे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से निगरान हुकूमत से बड़े सवाल किए जाते हैं। गो कि उनकी जमात ने 21 अक्टूबर डेट अनाउंस की है कि वो वतन वापस आएंगे और उनके ऊपर ज़ाहिर है केसेस हैं। उनकी कानूनी टीम जो है वो इस हवाले से तमाम तर जो भी कानूनी हैसियत है उनके केसेस की लीगल टीम के मशवरे के बाद वो आ रहे हैं। ज़ाहिर है उन्होंने ज़मानत लेनी होगी क्योंकि एक केस के अंदर उन्हें मफरूर भी करार दिया गया, इश्तिहारी करार दिया गया था। अगर उनकी, आई एम जस्ट आस्किंग यू, कि अगर उनको वो हिफाजती ज़मानत नहीं मिलती जिसकी कि वो इस वक्त मुतलाशी हैं, तो निगरान सेटअप पे फिर ये होगा कि उन्हें गिरफ्तार करना है। ऐसे में निगरान सेटअप करेगी गिरफ्तार या नहीं? मैं मफरूज़ों पर तबसरा नहीं करता, अगर मगर हत्ता के हालांकि चूंकि चुनाचे। बात यह है कि इस मुल्क के अंदर आइन मौजूद है, कानून मौजूद है, ज़ाब्ते मौजूद हैं, आज़ाद अदलिया मौजूद है और आज़ाद मीडिया मौजूद है जिससे अभी हमारी गुफ्तगू चल रही है। और निगरान हुकूमत भी आज़ाद है कानून पर अमलदारी की? जी बिल्कुल आज़ाद है और हम कानून की अमलदारी के लिए मौजूद हैं, लेकिन हमारा ताल्लुक़ वास्ता इस केस से नहीं है। आपसे बेहतर कौन जानता है कि नवाज शरीफ साहब जो इस मुल्क के बहुत बड़े सियासी रहनुमा हैं, 3 दफ़ा वो मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म रहे हैं और 2 दफ़ा तो तकरीबन उनके पास 2/3 अक्सरियत हासिल थी। पिछली दफ़ा जब वो लंदन तशरीफ़ लेकर गए थे तो हमारे मुल्क की बहुत बड़ी अदालत ने उनको इजाज़त दी जाने की और उस वक्त जो आइनी और कानूनी हुकूमत थी उन्होंने उनको इजाज़त दी। वो कोई कोट लखपत जेल की दीवारें तोड़कर तो बाहर नहीं गए थे। सही। तो अब भी वही अदालतें मौजूद हैं, वही कानून के इदारे मौजूद हैं। राइट। वो जब तशरीफ़ लाएंगे तो मुल्क की अदालतें
और मुल्क के जो कवानीन हैं वो तय करेंगे। निगरान हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, लेकिन वो अमल दरामद करेगी या करवाएगी जो भी अदालत के अहकामात होंगे। जो अदालत के अहकामात होंगे उन पर अमल दरामद करना, अदालत की जो इयानत है, जो उनको मदद चाहिए, वो हमारे आइन का हिस्सा है। और हम एक आइनी हुकूमत है, हमने हल्फ आइन का लिया है, तो हम अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया केयरटेकर मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मुर्तज़ा सोलंकी साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन इनवस। यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक से वापस हाजिर होंगे तो बात करेंगे अली मोहम्मद खान साहब से। वेलकम बैक। उस्मान डार साहब के इंटरव्यू नशर होने के बाद से लेकर जो सूरत हाल है, सब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर जिस किस्म के संगीन इल्ज़ामात का एतराफ़ किया गया है उससे मुश्किलात का सामना हो सकता है। अलबत्ता ये भी देखा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ का जो ट्विटर हैंडल है वो अब मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें करता नज़र आ रहा है। यानी वो लोग जो कि इस वक्त बाहर हैं लेकिन मंजर आम पर ऐसे नहीं आपको फ्रीली नज़र आते, वो बाकायदा कुरान शरीफ पर हलफ लेते दिखाई दे रहे हैं, जिनकी वीडियो बयान सामने आ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का ताल्लुक या फिर इस किस्म की कोई तलकीन जो है 9 मई के हवाले से वो उनके चेयरमैन ने नहीं की थी, और अगर इस किस्म का बयान वो इन फ्यूचर दें तो वो जबर के तहत किया जाएगा। ये भी बड़ी अजीब सी बातें हैं, अजीब से टाइम्स हैं। आज इसी पर बात कर लेते हैं अली मोहम्मद खान साहब से, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, साबिक मेंबर कौमी असम्बली रह चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अली मोहम्मद खान साहब, पहले तो ये बताइएगा कि उस्मान डार साहब के इंटरव्यू के बाद आप सब क्या समझते हैं, जिस किस्म के इल्ज़ाम उन्होंने आयद किए हैं, और वो भी एक ऐसे शख्स ने जिस पर बड़ा कॉन्फिडेंस था तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को, जिनका वो जो दफ्तर था वो उन्होंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में था उस वक्त की हुकूमत में। ये जो एतराफ़ी बयान है, क्या आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की मुश्किलात में इजाफा करेगा या उनकी सपोर्ट बेस को किसी तरह से हर्ट करेगा? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, पहले तो मेरिट स्पेस का मैं जवाब दे दूं, फिर सर्कमस्टेंशियल भी एक दो बातें कर देते हैं। मेरिट्स पे तो जवाब ये है कि जो उस्मान साहब ने बात की है यकसर तहरीक इंसाफ की तरफ से हम सब उसको रद्द करते हैं। तहरीक इंसाफ उसको रद्द करती है, डिनाई करती है। तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है, पॉलिटिकल स्ट्रगल के जरिए इस मकाम तक पहुंची है। पाकिस्तान की यूथ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की तर्जुमान है, बल्कि एक ऐसी जमात है जिसमें एलीट क्लास से लेके एक रेडी बांध तक सब लोग अपना हिस्सा डालते हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट जो है किसी भी पाकिस्तानी का, अली मोहम्मद का, नादिया नकी साहिबा का या किसी भी शख्स का एक हक है। उस दिन जिस शख्स ने भी कोई गलत काम किया है वो उसका एक जाती फेल जरूर हो सकता है, लेकिन तहरीक इंसाफ का उसे एक एज अ जमात ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जमात की पॉलिसी नहीं थी। सर, अब कतल कलामी के लिए माफी चाहूंगी, जब आप जाती फेल कहते हैं, माजरत के साथ, जितनी भी वीडियोस सामने आई, वीडियो क्लिप सामने आई, वो तमाम तर तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले थे। आपने बहुत सारे लोगों के बयान भी देखे होंगे कि कहाँ चलना है, GHQ की तरफ मार्च करते, ये सब भी अपनी जगह मौजूद है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। देखिए, इसीलिए तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब ने, जो साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, उन्होंने ये डिमांड की थी कि मोहतरम सुप्रीम कोर्ट के नीचे इसकी एक आज़ाद इंक्वायरी होनी चाहिए। हम तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन आज़ाद शफाफ इंक्वायरी को प्रोसिक्यूट करने के लिए जिस तरीके से न्यूरमबर्ग ट्रायल के स्टाइल में ट्रायल्स चलाए जाते हैं, जैसे साइफर चलाया जा रहा है, क्या इमरान खान साहब को खुदा न खास्ता कोई वॉर क्रिमिनल है जो मीडिया को भी इजाज़त नहीं है उसको कवर करने की? क्यों नहीं इजाज़त है? ओपन ट्रायल करें ताकि पता लगे कि इमरान खान साहब ने मुल्क से कौन सी वो खुदा न खास्ता कोई मुल्क के सीक्रेट्स जो हैं वो आउट किए हैं। बड़ी गलत बात है, बहुत गलत केस है, पॉलिटिकल बुनियादों पे कॉर्नर करने के लिए केस बनाया गया है। तो अगर आजाद इंक्वायरी होती है 9 मई की तो हम खुद डिमांड करते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ ने उस दिन एहतजाज की कॉल दी थी और किसी भी जमात को देनी चाहिए अगर उसका चेयरमैन इस तरीके से गिरफ्तार हो और वो भी हाई कोर्ट के अहाते से उठा के ले जाया जाए। हाँ, जज्बात में आकर उस दिन जिस किसी ने गलत काम किया है वो पार्टी की लाइन तो नहीं थी, पार्टी की पॉलिसी तो नहीं थी, पहला कोई एहतजाज तो नहीं था तहरीक इंसाफ का। 25, 26, 27 साल से हमारा एहतजाज मुख्तलिफ इशूज पे चल रहा है, कभी महंगाई, कभी नेटो सप्लाई, कभी पानामा, कभी जो है करप्शन। तो ये नुकता। दूसरा देखें, जहां तक आपका जो सवाल का सर्कमस्टेंशियल मैंने आपको अर्ज किया था कि मैं एक बात करूंगा, उस्मान साहब ने कितनी आजादी से ये बयान दिया है।
क्या वो मुकम्मल तौर पे इस पे आजाद थे जो उन्होंने ये बयान दिया? क्या उन्होंने अपनी जो उसको इंग्लिश में कहते हैं कि ओन स्वीट विल ये दिया है? वेयर वाज ही व्हेन ही वाज अबडक्टेड, व्हेन ही वाज मिसिंग? जब वो नजर ही नहीं आ रहे थे और घर वालों का राब्ता नहीं था। उनकी वालदा का बयान आपके सामने है। उनकी इस तरह अचानक सामने आने से पहले उनके बड़े भाई उमर डार साहब का बयान सामने है। तो वो जो इंटरव्यू मोहतरम कामरान शाहिद साहब ने किया, उस इंटरव्यू में इसका कोई जिक्र नहीं है कि वो कहाँ थे और कामरान साहब से उनका राब्ता कैसे हुआ जब घर वालों से नहीं हो रहा था। ये सवाल बहुत बड़े सवालिया निशान है जिसका जवाब शायद किसी अदालत में तो आए, किसी टॉक शो में नहीं आ सकता। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब, क्या आप लोगों में से या कोर कमेटी तहरीक इंसाफ में से किसी ने उस्मान डार साहब से फिर राब्ता करने की कोशिश की हो, उनसे बात की हो? जाहिर है आप लोगों के फॉर्मर कॉलीग हैं, एक वक्त गुजारा है आप लोगों ने पार्टी में। देखिए, हो सकता है कि हमारी पंजाब की लीडरशिप में से जो लोग कोर कमेटी में है राब्ता हुआ हो। मेरा पर्सनली नहीं हुआ, लेकिन इस पे मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता कि राब्ता नहीं हुआ, क्योंकि इसको अभी मैंने जो है हमारी कोर कमेटी मीटिंग हुई थी, लेकिन इस पे कोई जिक्र नहीं हुआ। हो सकता है किसी का राब्ता हुआ हो। वालिदा साहबा का जो बयान आया है उसके बाद से तो वो सारा माहौल ही अक्सर बदल गया और एक काउंटर नैरेटिव आ गया। अच्छा, तो मुझे ये बताएं अली मोहम्मद खान साहब, जो जैसे मैंने इब्तिदा में जिक्र किया कि इस वक्त तहरीक इंसाफ एक मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें करती नजर आ रही है और ये जो हल्फिया बयान की वीडियो सामने लाई जा रही हैं, क्या उन लोगों के ऊपर, क्योंकि आपका ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया मतलब वीडियो पर इस वक्त जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल चला रहा है, जिन लोगों ने दिया है, क्या उनके ऊपर अभी भी आप लोगों को एक तरह से ये है कि उनको शायद उठा लिया जाए और उनसे जबरी बयान दिलवाया जाए? ये वो लोग हैं? देखिए, बेसिकली प्रीएम्प्ट करने के लिए है, क्योंकि जो लोग अभी किसी भी वजह से सामने नहीं आ पा रहे, उनको मसले हैं, जाहिर है इश्यूज तो हैं लोगों को, तो अपना प्रीएम्प्ट करने के लिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कल को फिर उनको जो है इस तरह का कोई बयान उनकी तरफ से उनको मजबूर होकर देना पड़े, तो इसलिए ये इसको प्रीएम्प्ट किया गया है। क्योंकि आपने मेरे लिए पॉइंटेड क्वेश्चन छोड़ा कि मैंने तो, जाहिर है मैं तो कोई 80 दिन जेल काट के अदालत के हुक्म से बाहर हूँ और 9 मई का जो मेरा केस है मैंने उसको फेस किया है, आर्मी एक्ट के केस को फेस किया है मैंने, सीक्रेट एक्ट का केस जो है आई थिंक सेक्शन 7 लगाया गया था मुझ पे, 120B था, उसको मैंने फेस किया है। अदम सबूत की बिना पे मेरा केस डिस्चार्ज हुआ है। बाकी तो 50-60 दिन मुझे गलत करप्शन केसों पे अंदर रखा गया जब और कोई केस इनके पास नहीं थे। हाई कोर्ट पेशावर के ऑर्डर से बाहर निकला हूं, अल्लाह के करम से अल्लाह ने साबित कदम रखा है। जब कभी जरूरत हुई फिर भी तहरीक इंसाफ के लिए, मुल्क के लिए हाजिर हूँ। जब किसी ने ले जाना है ले जाए। अच्छा सर, कोर कमेटी में जाहिर है मौजूदा हालात, सियासत, इस पर तो आप लोगों की बहुत बहस होती होगी। जो अलीमा खान साहिबा की मुलाकात हुई तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से, उसके बाद उन्होंने उनके मुनासबत से ये कहा कि दुख का इजहार किया कि चेयरमैन को दुख है, मायूसी है सदर आरिफ अलवी के रोल के हवाले से। तो मुझे ये बताइए कि आप पार्टी के अंदर भी आप लोगों को मायूसी है कि आरिफ अलवी साहब एक बेहतर रोल अदा कर सकते थे, उन्होंने वो साथ ना दिया, क्योंकि बहरहाल इसी पार्टी ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया था। देखिए, साथ ना देने वाली बात तो उस तरह से मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि सदर मुमलिकत जब आप होते हैं तो आप तो जाहिर है फिर सारे मुल्क के होते हैं, लेकिन एक इख्तियार उनको आईने पाकिस्तान ने दिया। जब आप गुफ्तगू कर रही थी तो मैंने वो आर्टिकल 48(5) निकाल लिया, आपकी वजह से पढ़ लेता हूँ। विद द प्रेसिडेंट dissolves the National Assembly notwithstanding anything contained in clause 1, वो जो जिसकी बात है, तो उसमें उन्होंने 90 डेज की अपॉइंट अ डेट, आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 clause A, appoint a date not later than 90 days from the date of dissolution for the holding of general elections to the assembly। अब यहाँ पे देखिए, जिस तरह घर का एक बड़ा होता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई चीफ एग्जीक्यूटिव होता है या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, आखिरी हुक्म चीफ जस्टिस का चलता है, आखिरी हुक्म जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव का चलता है, आखिरी हुक्म जो है वो मुल्की उमूर में, रियासती उमूर में आईने पाकिस्तान आखिरी हुक्म है, उसके ऊपर सिर्फ कुरान, बीच में और कुछ नहीं है। आईने पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ कुरान है। जो और लेजिस्लेशन होगी, आप चूंकि खुद इन चीजों को देखती हैं, सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन सूबाई असेंबली ने पास किया, कौमी असेंबली ने पास किया, या सेनेट से कोई चीज पास हो गई और वो लॉ बन गई, पूरी कानूनी जरूरियात पूरी हो गई, वो तब तक नाफिजुल अमल होगी चीज जब तक वो आईने पाकिस्तान को हिट नहीं करती। अगर किसी चीज पे आईने पाकिस्तान क्लियर है, फिर प्रेसिडेंस आईने पाकिस्तान का होगा। तो ये जो इख्तियार पीडीएम की हुकूमत ने जाते जाते जमहूरियत के पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारने की नाकाम कोशिश की, नाकाम इसलिए कह रहा हूं कि इंशाल्लाह ये जमहूरियत अब कभी रोल बैक नहीं होगी, ये दिस इज बाउंड टू स्टे। तो उन्होंने जो इख्तियार
सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया, तो इलेक्शन कमीशन भी हमारा ही है, कोई इंडिया का नहीं है। ठीक है, लेकिन इख्तियार वो होगा जो उनके पास हो। अब एक तरफ आईन पाकिस्तान सदर मुमलिकत को इख्तियार दे रहा है, जो इनकी लॉ है वो इलेक्शन कमीशन को। आप मुझे बताएं प्रेसिडेंस किसकी होगी? मेरे ख्याल में आईन की होगी। लेकिन वजारत कानून ने पूरा ब्रीफ किया, 2 बार मुलाकातें हुई ना। क्लियर हैं, इस पे हम क्लियर हैं कि सदर मुमलिकत का इख्तियार था, सदर साहब को एक डेट देनी चाहिए थी। अब उन्होंने एक लेटर लिख लिया, उनकी दानिश में उन्होंने एक अमल किया जिससे वो इलेक्शन की तरफ मुल्क को, कौम को लेके जा सकते थे। हमारा इस पे कंसिडर्ड ओपिनियन पार्टी का ये है कि आर्टिकल 48(5) के तहत सदर साहब को डेट देनी चाहिए थी। बाकी वो लोगों ने अमल करना था नहीं करना था वो उनकी मर्जी। पहले कौन सा उन्होंने सदर साहब के हुक्म बावजूद इसके कि सदर पाकिस्तान को वजारत कानून ने बाकायदा ब्रीफिंग दी, उनसे मुलाकातें की और कहा कि ये अब आपका हक नहीं है उस तरमीम के बाद जो कि पिछली हुकूमत ने की थी, तब भी आप समझते हैं कि उनको डेट देनी चाहिए थी इलेक्शन की? सदर मुमलिकत वजारत कानून की राय के पाबंद नहीं है, वो उनकी एक एडवाइस हो सकती है। सदर मुमलिकत के पास अपनी भी अपना कजन हाउस में जो है लीगल टीम भी होती है। आइन की इंटरप्रिटेशन का इख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है। जो इख्तियार सदर साहब के पास है वो उनके पास है। ठीक है, तो फिर सदर पाकिस्तान ने आपके नजदीक क्यों नहीं दिया? क्या वो किसी प्रेशर में थे इसलिए नहीं दे पाए हैं, या वो चाहते थे कि इसके एवज कम से कम वो आप कंटिन्यू कर सकेंगे जब तक नई गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन के तहत आ नहीं जाती, उनको जाने का नहीं कहा जाएगा? इस पर मैं कोई राय नहीं दे सकता कि क्या वो प्रेशर में थे, क्योंकि मुल्क का सबसे बड़ा आईनी ओहदा है। जिस तरह आईन पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ कुरान है, बीच में और कुछ नहीं है, आईन से ऊपर और डॉक्यूमेंट कोई नहीं है सवाए कुरान के। इसीलिए इसी तरह जमीन के चेहरे पे पाकिस्तान के लिए सदर से ऊपर सिर्फ एक अल्लाह है और उसका रसूल है, बाकी सदर से ऊपर कोई ओहदा नहीं है। डिजोरे जो है आईन के तहत, तो यानी सदर पाकिस्तान के हवाले से तहरीके इंसाफ, जो भी तहरीके इंसाफ बची कुची है, बिलशमूल आपके चेयरमैन के मायूसी है कि उन्होंने अपना किरदार अदा नहीं किया, वो इलेक्शन की तारीख दे सकते थे। अली मोहम्मद खान साहब, मायूसी का जहां तक ताल्लुक है उसका जिक्र तो खान साहब के हवाले से आ भी गया। प्रेशर उन पे है या नहीं उसका मैं नहीं राय दे सकता, सदर साहब खुद उस पर बात कर सकते हैं। हमारी तवक्को थी सदर से और सदर ममलिकत से, और अब भी है। बाकी जो है हमारे लिए मोहतरम है, हमारे सदर हैं, हमने उनको वोट दिया है, हमारी जमात के फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी हैं, बल्कि आपके सामने जो आपका भाई बैठा है, मैंने बहैसियत सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला मर्दान, जहां से मेरा ताल्लुक है, मैंने जब वोट दिया था, ये वैसे ही थोड़ा सा मूड को लाइटन करने के लिए, जब 2013 में इंट्रा पार्टी इलेक्शन था तो जनरल सेक्रेटरी के लिए उस वक्त मुकाबला जनाब आरिफ अलवी साहब और मोहतरम परवेज खान खटक साहब के बीच में था। अच्छा। मैंने अलवी साहब को वोट दिया था क्योंकि मेरे ख्याल में नजरियाती तौर पे मुझे वो खटक साहब से बेहतर लगे। अच्छा, लेकिन अब देखें कि क्या मामलात हुए हैं। अच्छा अली मोहम्मद साहब, ये तो मुझे बताइए कि 15 अक्टूबर के लिए लाहौर के जलसे के हवाले से भी गुजारिश की गई है, दरखास्त दी गई है। आप समझ रहे हैं कि जलसा मुमकिन होगा? चलें, अगर इजाजत भी मिल जाती है तो बहुत से लोग तो आपके बाहर ही नहीं आते। मतलब उमर अयूब साहब कहाँ हैं? क्या वो बाहर आएंगे? क्या वो जलसे से खिताब करना चाहेंगे? ये बड़े सवाल हैं कि आप लोग किस तरह से इलेक्शन का हिस्सा बनेंगे, इलेक्शन कैंपेन करेंगे? देखिए नादिया साहबा, अगर इजाजत मिल जाती है, मेरा दिल कहता है ये जलसा खान साहब की मोहब्बत में, जितने जब खान साहब स्टेज पे होते थे, जितना बंदा आता था, मेरे ख्याल में जो 2011 का जो जलसा था 30 अक्टूबर का, वो बहुत बड़ा था। फिर अभी हमारा हुकूमत रजीम चेंज के बाद जो मीनार पाकिस्तान पे गैदरिंग हुई बहुत बड़ी थी। मेरे ख्याल में ये उससे बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है। अगर इजाजत मिल गई, हर घर से इमरान खान निकलेगा। जो कहते हैं ना कि हर घर से भुट्टो का मुझे नहीं पता, अल्लाह उनको उनकी मगफिरत फरमाए, लेकिन हर घर से इमरान खान जरूर निकलेगा अगर जलसा की इजाजत मिल गई। हम इंशाल्लाह इमरान खान के वर्कर और उनके सिपाही आपको ये जलसा करा के देंगे अगर इजाजत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो पंजाब में जो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बन रही है इस वक्त, और जलसों के हवाले से आपको याद होगा कुछ रोज़ कबल जब शहबाज शरीफ साहब भी गए, उनकी गाड़ी को किस तरह से घेरे में लिया गया। मरियम नवाज साहिबा के जलसे के हवाले से भी कहा गया कि उस तरह का क्राउड नहीं जमा हो सका। 21 अक्टूबर जब नून लीग ने नवाज शरीफ साहब की वापसी का कहा है और मीनार पाकिस्तान के जलसे का बताया है,
तो क्या वो एक अच्छा क्राउड जमा कर सकेंगे? क्या पंजाब में उस किस्म के जलसे हमें होते नजर आएंगे एज वी मूव टुवर्ड्स द इलेक्शन, या बड़ा टफ हो गया है नून लीग को अपनी सपोर्ट बेस वापस एक तरह से रीगैदर करने के लिए? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। इन फोकस हैं मुशर्रफ जैदी साहब, सीनियर तज्ज़िया निगार। इनसे जानेंगे कि जो ये बड़ी दिलचस्प सिचुएशन इस वक्त पंजाब में बन रही है, इसको वो किस तरह से देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुशर्रफ जैदी साहब, आप क्या समझते हैं कि एक तरफ आपको आपके इल्म में होगा कि शहबाज शरीफ साहब भी जिस तरह से लोगों ने उनको रोक लिया और जिस तरह से मरियम नवाज साहिबा भी उस तरह का पावर शो ना कर सकी, और अब देखा यह जा रहा है कि एक ज़माने में जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा शो पंजाब में ये होता था कि किसी शादी हॉल में लोगों को जमा कर लिया जाता था और मैनेज किया जाता था क्योंकि वो ज़्यादा आसान था, क्या नून लीग भी इस वक्त अपनी पॉपुलैरिटी के उस ग्राफ पर है कि जहां लोगों को इकट्ठा करना इंतहाई मुश्किल हो रहा है? देखिए, कोई भी पार्टी अगर वो गैर मकबूल होगी तो उसको इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह की मसाइल पाकिस्तानी अवाम को सहने पड़े हैं पिछले साल, 1.5 साल, तकरीबन अब 2 साल आप समझ लें, उसके बाद कोई भी जमात अगर ये समझती है कि लोग उसको इसका जिम्मेदार ठहराएंगे और उसके बावजूद बड़े नंबर्स में घरों से निकल कर उनको जो है खुशामदीद कहेंगे, उनके लीडरान को, या उनको वेलकम करेंगे या उनको बड़े नंबरों में वोट देंगे, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी खुशफहमी हो नहीं सकती। लेकिन पाकिस्तान की जो मौरूसी सियासत पर मबनी सियासी लीडरशिप का जो तसलसल है, उसमें खुशफहमियों के अलावा और गलत फहमियों के अलावा बहुत कम जो है मौका मिलता है किसी भी सियासी जमात की लीडरशिप को कि वो असल में अवाम के और मुल्क के जो सबसे संगीन मसाइल हैं उनको समझ सकें। अच्छा मुशर्रफ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक तो ये है कि जो आपने हालात का एक जायज़ा लिया कि ज़ाहिर है महंगाई रही और ऐसे में लोगों को घरों से निकालना फॉर अ वेलकम, अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं तो वो एक मुश्किल है। पर दूसरा, तहरीक इंसाफ की अपनी मकबूलियत मौजूद है, ज़ाहिर है पंजाब में उनकी भी बहुत सपोर्ट बेस मौजूद है, और शायद ये गलत ना होगा कहना कि अगर तहरीक इंसाफ ने इस वक्त अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको काफ़ी एंटी स्टैब्लिशमेंट जो है वो किया हुआ है क्या। और हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब तो बयानिए कि उसमें ही अभी PMLN डिसाइड नहीं कर पा रही। डू यू थिंक अ फ्री नवाज शरीफ इज मोर अपीलिंग टू पीपल राइट नाउ इन पंजाब, या फिर आने के बाद वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर शायद कुछ हो सके? वो आज़ाद रहें या वो गिरफ्तार हो जाएं या वो लंदन में रहें, जो मकबूलियत उनकी मुखालिफ जमात की है पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ख़ास तौर पे, उससे उनके लिए मुकाबले करने का जो वक्त था या जो बयानिया सेट करने का वक्त था वो तो अब बहुत पहले गुजर चुका है। मेरा ख्याल है अब सवाल ये नहीं है कि PML नून जो है वो मतलब बीट कर पाएगी दूसरी जमात को, ये नहीं। सवाल सिर्फ ये है कि कितनी बुरी तरह से PML नून हारेगी। Oh my God, that's something very very interesting that you just said कि कितनी बुरी तरह से PML नून हारेगी, डिस्पाइट द फैक्ट मुशर्रफ क्या हम जानते हैं कि इलेक्शंस पाकिस्तान में किस हद तक फ्री एंड फेयर रहे हैं, और फ्री एंड फेयर का मतलब मैं इलेक्शन कमीशन की बात नहीं कर रही, लेकिन जो इलेक्शन से कबल, पोलिंग डे से कबल जो पूरा एक सेज सजाया जाता है, क्या इस मरतबा उसके कोई चांसेस नहीं? देखिए, हर दफ़ा एक मेरा ख्याल है मखसूस नंबर ऑफ सीट्स होती हैं जहां पर खिलवाड़ जो है वो मुमकिन होता है, और इस दफ़ा भी मुझे यकीन है कि जो लोग चाहते हैं इलेक्शन पर अपनी मर्जी जो है मुसल्लत करना, वो यकीनन चंद सीटों में ऐसा कर पाएंगे। 2018 में जो एस्टिमेट है वो था कि तकरीबन 25 से 30 सीटों का जो शिफ्ट था वो दबाव की बिना पर हो सका था। अगर इसी तरह 25 से 30 सीटों का दबाव भी लग जाता है, तब भी PML नून का खैबर पख्तूनख्वा में कितनी सीटें जीत सकती है PML नून, सिंध में PML नून कितनी सीटें जीत सकती है, जनूबी पंजाब में PML नून कितनी सीटें जीत सकती है। हाँ, जो पंजाब के पुराने एरियाज हैं जहां पे PML नून बड़ी स्ट्रांग रही है पिछले
25-30 सालों से, वहां पर भी जो मैं समझता हूं जो पीटीआई का बयानिया है कि वो स्वीप करेगी पंजाब के सारे शहरों में, शायद वो इतना एक्यूरेट ना हो, लेकिन ये कोई समझे कि पीटीआई का स्वीप करना और पीएमएल नून का स्वीप करना सिर्फ ये दो ऑप्शंस हैं, मेरा ख्याल ये बहुत गलत है। बीच में 2-3 और भी सूरत हाल जो है वो उनका तजिया करना जरूरी है। टीएलपी का कितना जोर रहेगा या नहीं रहेगा, खास तौर पे बड़े शहरों में, ये एक बड़ा सवाल है। जो जहांगीर तारीन और उस तरह के लोगों की जो जमातें नई बनाई गई हैं उनका क्या मुस्तकबिल होगा? राइट। पीटीआई का वोट तो जरूर तोड़ेंगी, लेकिन वो पीएमएल नून का वोट क्या बिल्कुल नहीं तोड़ेंगी। तो मेरा ख्याल है ये सब चीजें मद्देनजर रखते हुए मेरा नहीं ख्याल कि पीएमएल नून को बहुत ज्यादा उम्मीद रखनी चाहिए कि वो पंजाब में वो शोइंग दे सकेंगे जो वो 2018 में दबाव के बावजूद जो है दे पाए। तो अगर उससे या उससे कमतर उनकी कारकर्दगी रहती है पंजाब में, तो फिर उनका इलेक्शन जीतना या हुकूमत बनाना जो है वो एटलीस्ट मेरी समझ से तो बाहर है। बहुत बहुत शुक्रिया मुशर्रफ ज़ैदी साहब फॉर बीइंग विद अस। दैट्स ऑल फॉर नाउ। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में कल हाजिर होंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।